निर्धनता, पोवर्टी, है ना। सबसे पहली बात एक चीज़ आप लोग बताओ कि पोवर्टी होता क्या है आप लोगों के राय में। निर्धनता हम कहते किसको हैं, पोवर्टी कहते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोवर्टी, निर्धनता क्या है। तो निर्धनता का परिभाषा से पहले ये समझिए कि ज़िंदगी में ना जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ न्यूनतम ज़रूरतें होती हैं। न्यूनतम ज़रूरतें समझते हैं, जिसके बिना ज़िंदगी संभव ही नहीं है। जैसे क्या क्या, रोटी नहीं, कपड़ा, और क्या, मकान, और स्वास्थ्य, और क्या, शिक्षा। ये 5 चीज़ें जो है वो क्या है बताओ, ये एकदम ज़रूरी का चीज़ है। इसके बिना मानव का जीवन जो है वो जीवन नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर शिक्षा नहीं है तो आपका जीवन पशुवत है, जानवर की तरह है। नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क है। नहीं, कि जब अशिक्षित व्यक्ति बात करते हैं तो उनके व्यवहार से पशुवत व्यवहार झलकता है, जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। नहीं, और पढ़े लिखे व्यक्ति जब व्यवहार करते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है उसमें मानवता थोड़ा झलकता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, कपड़ा और रोटी, ये 5 चीज़ें व्यक्ति के लिए क्या है, बुनियादी है। इसके बिना व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है बताओ, इच्छाएं। इच्छाएं कहने का मतलब क्या, अब तो वो लाइफ में कुछ भी चाहेगा, उसको ऑडी कार भी चाहिए, रेंज रोवर भी चाहिए, नहीं, जिंदगी भर उसको घूमने के लिए ऑप्शन चाहिए। तो ये सब इच्छाओं की बात हो गई। लेकिन कम से कम ये 5 चीज़ें जो बुनियादी है ये तो हर किसी को चाहिए। तो वैसा कोई भी व्यक्ति या समाज या व्यक्तियों का समूह या परिवार जो इस न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रहा हो तो उसी को क्या कहा जाएगा, निर्धन कहा जाएगा। निर्धन का परिभाषा क्या बनाओगे कि जो बुनियादी आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता मतलब फंडामेंटल चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमारे लाइफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो पा रहा है कि नहीं। अगर वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है बेसिक चीज़ें तो कहा जाएगा कि व्यक्ति क्या है, निर्धन है। और अगर ये 5 चीज़ें, अगर जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो पूरा कर ले तो माना जाएगा कि व्यक्ति निर्धन नहीं है। समझ रहे। लेकिन निर्धनता जो है ना, इसको 2 विधि से मापा जाता है। एक होता है सापेक्षिक विधि और एक होता है निरपेक्ष विधि। सापेक्षिक मतलब रिलेटिव। ठीक है, तो ये जो पोवर्टी है, ये जो गरीबी है, इसको 2 विधि से नापते हैं। क्या है, सापेक्ष विधि, जिसके लिए इंग्लिश शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव, नहीं, और दूसरा क्या होगा, निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि के लिए क्या कहेंगे, निरपेक्ष विधि का मतलब एब्सोल्यूट, नहीं, एब्सोल्यूट। ये 2 मेथड होता है गरीबी को मापने का, समझ रहे हैं। सापेक्ष विधि में 2 चीज को आपको समझना होगा ध्यान से। एक है लॉरेंज वक्र, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे लॉरेंज कर्व। लॉरेंज वक्र मतलब लॉरेंज क्या है, लॉरेंज कर्व, एक लॉरेंज कर्व होता है। और दूसरा क्या होता है, गिनी गुणांक, यानी गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, गिनी गुणांक मतलब क्या, गिनी कोफिशिएंट। ये दोनों जो विधि है वो सापेक्ष विधि है। निरपेक्ष विधि में क्या क्या होता है, तो निरपेक्ष विधि के अंदर में एक होता है गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। दूसरा क्या होता है, गरीबी अनुपात। तीसरा क्या होता है, यूआरपी। यूआरपी का मतलब क्या, यूनिफॉर्म रिकॉल, यूनिफॉर्म रिकॉल पॉवर्टी, ये यू पर आरपी का फुल फॉर्म होता है। दूसरा है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मल्टी रिकॉल पॉवर्टी। और एक होता है एमपीआई। एमपीआई का मतलब यहां पर क्या है, मिक्स्ड, मिक्स्ड पॉवर्टी इंडेक्स, मिक्स्ड पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो 5 है, ये पांचों शामिल किया जाता है गरीबी रेखा को क्या करने में, मापने में, गरीबी को मापने में। लेकिन ये पांचों पॉइंट कौन सा मेथड है, ये निरपेक्ष विधि है, एब्सोल्यूट मेथड है। और ये 2 मेथड जो है वो क्या है बताओ, ये जो है वो है रिलेटिव मतलब सापेक्ष विधि। इसके लिए क्या करोगे, गिनी क्या कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। इसके लिए इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पॉवर्टी लाइन
नहीं, ये क्या है? पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी रेशियो। तो सबसे पहला मेथड आपको क्या समझना है? सापेक्ष। तो पहले आप ना सापेक्ष विधि को समझिए कि सापेक्ष विधि होता क्या है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या समाज को दो समूह में बांट दिया जाता है और बांट करके कंपेयर किया जाता है कि किसके पास रिसोर्स ज़्यादा है और किसके पास रिसोर्स कम है। नहीं, तो जरा से एक चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं समझाने के लिए। जैसे आप बात करें अंबानी फैमिली का, नहीं, और दूसरी बात करें आप मुलायम सिंह यादव फैमिली का, नहीं, मुलायम सिंह क्या यादव, जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे एक टाइम में, थे ना। तो एक बात बताओ तो कि ये दोनों में ज़्यादा रिसोर्स किसके पास है? तो जब कंपेयर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इनके पास रिसोर्स जो है वो ज़्यादा है, मोर है, और इनके पास जो रिसोर्स है वो क्या है? लेस है। तो हम कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो गरीब हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो क्या मुलायम सिंह यादव गरीब हैं? लेकिन जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो मुलायम सिंह यादव इज पुअर देन अंबानी। तो जब हम दो लोगों में कंपेयर, बेशक से वो रियल में गरीब रहे या न रहे, लेकिन दो लोगों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में ये देखते हैं कि रिसोर्स किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। जिसके पास तुलनात्मक दृष्टि से रिसोर्सेस कम होगा तो माना जाएगा कि यह व्यक्ति उसके तुलना में गरीब है। तो इस मेथड को क्या कहेंगे? रिलेटिव। लेकिन रिलेटिव मेथड जो होता है वो रियल में गरीबी का माप करता है कि नहीं करता है? ये रियल में गरीबी का माप नहीं करता है, बल्कि ये माप किसका करता है कि रिसोर्स कितना इक्वली बटा हुआ है। अगर दोनों के पास बराबर रिसोर्स होता तो हम क्या मान के चलते कि हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्स हैं वो सभी के लिए क्या है? बराबर रूप से बटा हुआ है। तो ये रिसोर्सेस कैसे बांटा गया है इसका पता चलता है किससे? सापेक्ष विधि से। अगर रिसोर्स किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, है ना, तो तुलनात्मक दृष्टि से तो ये गरीब है, लेकिन रियल लाइफ में गरीब नहीं है। लेकिन इससे अंदाजा तो लग जाता है कि सभी के पास रिसोर्स बराबर नहीं है। नहीं समझे बात? तो सापेक्ष विधि कैसा विधि है बताओ? सापेक्ष विधि एक ऐसा विधि है जो एक्चुअली में गरीबी का मापन तो नहीं करता, परंतु यह रिसोर्सेस के बंटवारा की या विभाजन की नहीं अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत में दो समूहों को बांट करके तुलना किया जाता है कि किस समूह के पास कितना रिसोर्स उपस्थित है। जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा उपस्थित होगा वो तुलनात्मक दृष्टि से अमीर होगा, जिसके पास रिसोर्स कम होगा वो तुलनात्मक दृष्टि से गरीब होगा। लगता है नहीं समझे? तो इसमें सबसे पहला क्या है बताओ? पहला इसमें है लॉरेंज क्या है? लॉरेंज वक्र। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, लॉरेंज वक्र को। लॉरेंज वक्र में ना ये जो है, सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बताऊं, लॉरेंज वक्र जो है वो एक ज्यामिति मेथड है। ज्यामिति विधि मतलब क्या? इंग्लिश मीडियम वाला इसको जानते होंगे क्या? ज्योमेट्रिकल मेथड। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, मतलब इस पर ग्राफ पे बात होती है इसमें, ये मैथमेटिकल बात नहीं होता। तो लॉरेंज कर्व इज क्या बताओ? ज्योमेट्रिकल जियो क्या मेट्रिकल मेथड। ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, मतलब इसमें ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ से स्टडी किया जाता है लॉरेंज वक्र का। इसमें देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसकी जो तुलना की जाती है वो कुछ ऐसे, ये जो है वो क्या है? संचयी संसाधन, लोगों के पास उपस्थित क्या? संचयी संसाधन। संचयी संसाधन का मतलब समझते हैं? नहीं। इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो 10th पास करके आया है? तो 10th पास करके आया है, उन्होंने एक चीज़ देखा होगा कि आप लोगों ने ना एक स्टैटिक्स चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में, उसमें बारंबारता और संचयी बारंबारता की चर्चा आई थी। बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या फर्क होता है? जैसे अगर मान लो, ऐसे समझिएगा, इसको समझाऊं तब क्लियर आपको, जब तक समझ में नहीं आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये लॉरेंज वक्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कौन सा बताओ? संचयी। जैसे मान लो कि एक हम नंबर लिख रहे हैं ऐसे 2 3 4 2 3 4 2 1 3 5 2 2 4 ऐसे कुछ। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर नंबर क्या क्या है? 2 1 2 3 4 5 यही लिखा है ना। लेकिन एक कितने बार लिखा है? एक बार। 2 कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 5 5 बार ना। 3 कितने बार लिखा है? 1 2
3 बार। 4 कितने बार लिखा है? 1 2 3 बार। 5 कितने बार लिखा है? 1 बार। तो ये कितने बार लिखा है, इसी को बारंबारता बोलते हैं। ये एक ही नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। ये क्या है? ये नंबर है जिसको हमने 1 बार लिखा है। ये क्या है? एक नंबर है, एक आंकड़ा है, एक डेटा है जिसको हमने 5 बार लिखा है। तो ये जो बार होता है ये बारंबारता कहलाता है। लेकिन संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे कम कौन आया है? 1 1 3 3 क्या 5। मतलब संचयी बारंबारता, बारंबारता में क्या होता है कि ये बढ़ घट सकता है। जैसे 1 के बाद क्या हो गया? 5, 5 के बाद 3। तो जब बढ़ता घटता, समझ रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहे तो इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। लेकिन इसी को जब सजा करके लिख दिया जाए, वो सिर्फ बढ़ता जाए, बीच में कभी न घटे, तो उसको क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हमने संचयी संसाधन का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ संसाधन। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे संसाधन क्या होता रहेगा? बताओ, बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर क्या है? लोगों की संख्या, मतलब हमारे देश की जनसंख्या। यहाँ पर रिसोर्स और यहाँ पर जनसंख्या, यानी लोगों की क्या? संख्या। लोगों की क्या? बोलो, संख्या। कैसा संख्या? तो संचयी। संचयी मतलब समझ रहे हैं क्या? बढ़ते हुए, लोगों की बढ़ती हुई संख्या और लोगों क्या? बढ़ती हुई रिसोर्सेस के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों की अगर जो बीच से रेखा निकलता है, ये वाला, ये बीच से, इसको बोलते हैं निरपेक्ष समता रेखा। मतलब एब्सोल्यूट इक्वलिटी क्या? लाइन। ये है निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या? बोलो, समता रेखा। ये दोनों के बीच से जो निकलता है निरपेक्ष समता रेखा, मतलब एब्सोल्यूट क्या? इक्वलिटी लाइन। ये जो दोनों के बीच से निकलता है, किसके बीच से? रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच से। बीच का मतलब क्या? एकदम बराबर, आधा आधा। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा, ये होता है लॉरेंज वक्र। ये ठीक, इसी को बोलते हैं लॉरेंज वक्र। यही है लॉरेंज क्या? कर्व वक्र। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, यही होता है गरीबी। अब देखो, ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी टफ चीज नहीं है। देखो कैसे, देखो अगर ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा हो, ये वाला लॉरेंज कर्व अगर ये नीचे की तरफ आ रहा हो, इसका मतलब क्या है? इधर कौन है? जनसंख्या बढ़ रहा है और रिसोर्स बढ़ ही नहीं रहा। तो जितना ज़्यादा ये वाला लाइन से ये कर्व क्या होगा? दूर भागेगा। समझ जाना कि अपने देश में गरीबी उतना ज़्यादा है, रिसोर्सेस बराबर बटा हुआ नहीं है। समझ रहे हैं? लगता है नहीं समझ रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जितना ज़्यादा ये दूर भागेगा, समझ जाना कि गरीबी उतना ज़्यादा है, रिसोर्सेस उतना एक आदमी के पास केंद्रित है, एक आदमी के पास। और जितना ज़्यादा ये लाइन के पास आता जाए, समझ जाना गरीबी उतना कम है नहीं, और संसाधन जो है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखूँ, आप चूज करके बताओ कि कौन सा वाला में ज़्यादा गरीबी है और कौन सा वाला में कम गरीबी है। जैसे एक ऑप्शन ए, ये भी एक लॉरेंज वक्र है ना? इसको हमने ऐसे बना दिया, है ना लॉरेंज वक्र। बी, लॉरेंज वक्र भी एकदम इसी पे चला गया ऐसे शो करके। सी, ये भी है। और डी, लॉरेंज वक्र ऐसे चला गया है। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी किस में है? डी में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और सबसे कम गरीबी किस में है? इसी का उलट करके पूछो, संसाधन बराबर रूप से किस में बटा हुआ है? बी में, क्योंकि सबकी स्थिति क्या है? बराबर है। तो बी में क्या है? रिसोर्सेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डी में जो है वो रिसोर्स लगता है कि एक ही आदमी के पास सारा है और पूरा देश जो है वो कंगाल है। समझ रहे हैं? तो इसी को क्या कहा जाता है? बताओ, लॉरेंज वक्र। ये वाला डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, समझ जाना गरीबी उतना ज़्यादा है। ये डिस्टेंस देखना है आपको। समझ रहे हैं? डिस्टेंस इज मोर देन पॉवर्टी इज मोर, डिस्टेंस लेस पॉवर्टी लेस। इसी को कहते हैं क्या चीज़? लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र अगर आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच खींचा गया, तो किसके किसके बीच कहोगे? संसाधन की संचयी संख्या और लोगों की संचयी संख्या, यानी लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या और रिसोर्सेस की बढ़ती हुई, है ना? ये दोनों के बीच के जो लाइन जाती है तो निरपेक्ष समता रेखा है। अगर लॉरेंज वक्र इसी पे चला गया, इसका मतलब कैसा हो गया? समता रेखा, मतलब समान।
सब बराबर। और जितना ज़्यादा समानता से दूर भागेगा तो ऑब्वियसली समानता से जो चीज़ें दूर भागेगी तो क्या बनाएगा, विषमता बनाएगा। तो जितना ज़्यादा ये दूर भागेगी गरीबी उतना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये पास आएगा गरीबी उतना कम है। क्या बात क्लियर कर पा रहा हूँ? यही था लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र में हमेशा क्वेश्चन कहाँ से आता है, ग्राफ से आता है। समझ रहे हो, ये ग्राफ को देख करके आपको चूज करना है, ऑप्शन को पिक करना है कि कौन सा में संसाधन ज़्यादा बटा हुआ है। अच्छा, ये एक्चुअल संसाधन बंटवारा को बताता है कि एक्चुअल गरीबी को बताता है? हाँ, सापेक्ष विधि जो है वो गरीबी का एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करता है। ये मेजरमेंट किसका करता है, संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन का मेजरमेंट करता है। दूसरा क्या है, गिनी गुणांक। गिनी क्या है, क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरा है गिनी गुणांक, है ना। ठीक, गिनी गुणांक मतलब गिनी कोफिशिएंट। ये देखो क्या होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। गिनी गुणांक को भी, गिनी गुणांक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है गरीबी से। ये आपने लॉरेंज वक्र देखा था, लॉरेंज वक्र कैसे बनता है? ये तो हो गया आपका क्या चीज बताओ, संसाधन। संसाधन कहने का मतलब रिसोर्स, और ये लोगों की हाँ संख्या। इनके बीच का जो ये लाइन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष समता रेखा। और ये वाला जो है वो क्या है, लॉरेंज। तो एक बात बताओ, निरपेक्ष रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल कितना है? यही है ना, ये वाला। ये यानी निरपेक्ष रेखा और लॉरेंज वक्र से घिरी हुई क्षेत्र, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। गिनी गुणांक का कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता रहा हूं। तो कैलकुलेशन देखो, इस ऊपर में फॉर्मूला क्या होता है, निरपेक्ष समता क्या रेखा तथा लॉरेंज क्या है वक्र के बीच क्या, के बीच क्षेत्रफल। दैट मीन्स द एरिया कवर्ड बिटवीन दी क्या, एब्सोल्यूट नहीं, इक्वलिटी लाइन एंड लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। यानी लॉरेंज कर्व और ये लाइन के बीच का जो क्या है, बाउंडेड एरिया है, वो वाला एरिया। और अपॉन में जानते हो क्या होगा, ये जो आपका ये लाइन है ना, ये वाला कौन सा, इक्वलिटी लाइन वाला, इससे जो पूरी एरिया घिरी हुई है, ये वाला पूरा। नहीं समझे? नीचे में क्या होता है बताओ, समता रेखा द्वारा है, समता रेखा द्वारा क्या घिरी क्षेत्र। ये होता है गिनी गुणांक का फॉर्मूला। तो एक चीज जरा सा सोचो कि ये इसका वैल्यू जो है वो नंबर में आएगा कि ज्योमेट्री में आएगा? नंबर में आएगा। कि किसी भी क्षेत्र से अगर डिवाइड करेंगे तो इसके क्षेत्रफल के भी एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर यूनिट, और इसका भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो यूनिट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ नंबर। इसीलिए कहा जाता है गिनी गुणांक जो है क्या है, सांख्यिकी विधि है। सांख्यिकी विधि मतलब समझते हो, स्टैटिक मेथड है ये। वो क्या था, लॉरेंज वक्र क्या था, ज्यामिति विधि था, और ये सांख्यिकी विधि था, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू नंबर में आ जाती है। तो जरा सा बताओ कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये पूरा इस पर आ जाए, तो जब ये पूरा इस पर आ जाएगा तो क्षेत्र कितना घिरा हुआ रहेगा, 0। तो 0 बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो मिनिमम कितना हो सकता है इसमें बताओ? अरे नहीं समझे यार, साइंस वाले नहीं हो क्या? मिनिमम कितना हो सकता है, 0। इन दोनों के बीच कम से कम घिरा हुआ क्षेत्र कितना हो सकता है? इसको उठा के इसी पे रख दो। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो इसको उठा के खींच के इस पे ले आओ, तो वो वाला क्षेत्र भी उतना ही हो जाएगा, और उतना ही बटा उतना ही कितना हो जाएगा, 1। नहीं समझे? तो कभी भी गिनी गुणांक की वैल्यू मैक्सिमम कहने का मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, 1। याद रखिएगा गिनी गुणांक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहता है, इसकी वैल्यू कभी इससे बड़ा नहीं होगा। 0 to क्या, 1, ये गिनी गुणांक की वैल्यू होता है। ये कैसे निकलता है समझ रहे हैं, इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र बटा समता रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो समता रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र पूरा है, अगर इसको भी उठा के हम यहाँ ले आए तो दोनों क्षेत्र क्या हो जाएगा, बराबर। तो बराबर बटे बराबर 1 ही हो जाएगा ना। तो मिनिमम कितना, 0, और मैक्सिमम 1। तो गिनी गुणांक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आता है। अगर गिनी गुणांक की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, संसाधन बराबर रूप से बटा हुआ है कि एक आदमी के पास है?
संसाधन जो है वो इक्वली बटा हुआ है। लगता है नहीं समझ रहे हो आप लोग? संसाधन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब संसाधन पूरा का पूरा किसके पास है बताओ? हैं? संसाधन पूरा का पूरा एक आदमी के हाथ में रुका हुआ है, एक ही आदमी रईस बना हुआ है। नहीं, मतलब एक ही समूह के पास पूरा है। नहीं समझे? लेकिन अगर प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हम देखने जाएं तो कभी भी ऐसा हो सकता है किसी दिन में देश में कि पूरा देश का सब कुछ एक ही आदमी का हो? तो प्रैक्टिकल ना तो कभी ये संभव है और ना प्रैक्टिकल कभी ये संभव है। दुनिया के किसी भी देश में हर आदमी का एकदम स्थिति बराबर रहे, न ऐसा संभव है, और एक ही आदमी के पास सब कुछ रहे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली 0 और 1 कभी किसी भी देश का गिनी गुणांक निकालते हैं तो नहीं आता है, लेकिन इसके बीच में वैल्यू आता है हमेशा। जैसे मार्च 2020 की अगर हम बात करें, मार्च 2020, तो भारत की जो गिनी गुणांक की वैल्यू थी वो 0.35 था। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारे देश में जो व्यवस्था थी वो बराबर रूप से बटा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। लेकिन जानते हो 2023 का क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गिनी गुणांक की वैल्यू 0.50 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 50-50 नहीं, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत जो इनके हाथ में थे उसका 15% प्रॉपर्टीज और चले जाएंगे किसके हाथ में? उन्हीं लोगों के हाथ में। इसका मतलब है कि अपने देश में संसाधन पर कब्जा धीरे धीरे किसका हो रहा है? कुछ लोगों का हो रहा है। और ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार सरकारी संपत्तियों को क्या कर रही है? बेच रही है। तो ऑब्वियसली जब सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचेगी तो रिसोर्सेस किसके हाथ में जाएगा? एक आदमी के हाथ में जाएगा। तो गिनी गुणांक की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ते चली जाएगी। तो गिनी गुणांक की वैल्यू अगर बड़ी हो रही है तो देश की आर्थिक व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में रुकी हुई है, और अगर इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है इसका मतलब संसाधन बढ़ रहा है। तो अपने देश की अनुमान क्या है? गिनी गुणांक की वैल्यू बढ़ने वाली है कि घटने वाली है? बढ़ने वाली है। इसका अंदाजा क्या है? इसका मतलब सेंस क्या निकालते हैं आप? इसका सेंस आपको ये निकालना चाहिए कि धीरे धीरे जनता के संसाधन, सरकार के रिसोर्सेस क्या कुछ लोगों के हाथ में जा रही है। इसीलिए अनुमान लगाया 2023 तक गिनी गुणांक की वैल्यू 0.50 हो जाएगी। समझ रहे हैं? जबकि 2020 में 0.35 थी। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे गिनी गुणांक की वैल्यू इंडिया में बढ़ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। क्या गिनी गुणांक क्लियर है या डाउट है? हैं? हाँ, तो ये दोनों में फ़र्क है कि वो ज्यामिति विधि था और ये क्या था बताओ? सांख्यिकी था। ये स्टैटिकल मेथड था, स्टैटिक्स मेथड था, और वो क्या था? ज्योमेट्रिकल मेथड था। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी द ग्राफ इन लॉरेंज क्या कर्व, नहीं, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द डेटा इन गिनी गुणांक, एंड दैट डेटा लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में जो डेटा दिया हुआ है उसी को एक्सप्लेन करके अनुमान लगाना है कि किस देश की रिसोर्सेस जनता के हाथों में है और किस देश की रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में है। तो जिस देश के गिनी गुणांक की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ये अनुमान लगाएंगे कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेस भरी पड़ी हुई है, और जिस देश में गिनी गुणांक की वैल्यू जिसकी छोटी आ रही है समझेंगे कि वहाँ जनता इंजॉय कर रही है। तो अपने देश की गिनी गुणांक किधर इशारा कर रही है? इशारा ये कर रही है कि जो अमीर है उसको और अमीर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक्स्ट लोग को आप देख रहे हैं कि वो सरकार के विरोध में बात करता है। जो इकोनॉमी जानता है वो सरकार के विरोध में बात करता है। इसका मूल कारण क्या है? समझ रहे हैं? यही मूल कारण है कि जब वो डेटा को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको लगता है कि गरीबों की स्थिति क्या होने वाली है? और गरीब होने वाली है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इसी आधार पर जो है वो क्या करते हैं? सरकार के ऊपर अटैक और प्रहार करते हैं। समझ रहे हो? तो अगला क्या है? कौन सा मेथड? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट मेथड। अच्छा एक बात बताओ, एब्सोल्यूट मेथड में क्या देखा जाएगा? यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से या कंपेयर करके नहीं देखा जाएगा, एक्चुअल में किस आदमी की क्या स्थिति है। एक एक आदमी को पकड़ के देखेंगे कि ये अपना बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है या नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, नहीं, ही इज एबल टू क्या फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट और नॉट, नहीं, he is filling his requirement, that means he is not poor, and he is not able to fill out his क्या basic requirement, that means क्या he is poor। अगर कोई भी आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है
तो फिर ठीक है, और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो गरीब है। तो निरपेक्ष में एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है बिना किसी के साथ तुलना किए, और सापेक्ष में कंपैरिजन से देखा जाता है। समझ में आया बात? तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है बताइए, क्या है? गरीबी अनुपात। गरीबी अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉवर्टी रेशियो, PR। दिस इज पॉवर्टी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है देश में गरीबों की कुल संख्या, मतलब परसेंट में निकाला जाता है। जो आप लोगों ने पढ़ते हो ना कि 30% लोग गरीब हैं, 40% लोग गरीब हैं, तो कैसे निकलता है? तो वो निकलता है गरीबों की क्या संख्या, गरीबों की संख्या और बटे देश की कुल जनसंख्या, चाहे गरीब अमीर सब जनसंख्या इंटू 100, ये निकलता है गरीबी अनुपात। तो जो आप 30% गरीब, 40% गरीब जो आप पढ़ते हैं वो ऐसे निकलता है, यानी हमारे देश की प्रत्येक 100 जनता में से कितनी जनता गरीब है। इसको बोलते हैं क्या? गरीबी अनुपात। और फॉर्मूला क्या होता है गरीबी अनुपात का? देश में गरीबों की संख्या बटा देश की कुल जनसंख्या इंटू 100, ये क्या है? गरीबी अनुपात। समझ रहे हैं? अगर हम कह दें कि 65% जो है वो क्या है? पॉवर्टी रेशियो है, तो इसका अनुमान क्या लगाएंगे? हर 100 आदमी में 65 आदमी गरीब। कैसा गरीब? जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पा, उसकी हालत खराब है। समझ? तो तभी उसको कहा जाएगा क्या? बताओ, निरपेक्ष गरीबी। आप समझ गए? अगला है गरीबी रेखा, जिसको आप बोलते हो पॉवर्टी लाइन। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरीबी क्या रेखा, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉवर्टी लाइन। देखो गरीबी रेखा को ना शुरू में दो परिभाषा से डिफाइन किया गया। एक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मनी। मनी समझते हैं? पैसा, मुद्रा। एक तो मुद्रा के बेस पर, मतलब मनी के बेस पर, उसमें पैसे के आधार पे देखा जाएगा, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ मुद्रा। और दूसरा गरीबी का परिभाषा बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, कि उसको कितना कैलोरी खाने को मिल रहा है, एनर्जी वो जितना रिक्वायर्ड है उतना वो ले पा रहा है कि नहीं। तो एक तो कैलोरी के बेस पर परिभाषा बनाया गया और दूसरा मनी के बेस पर परिभाषा बनाया गया। ये जो परिभाषा बनी है कैलोरी के बेस पर, ये बना है 1973-74 में। 1973-74 में कैलोरी के बेस पर गरीबी को डिफाइन किया गया, और ये वाला जो डिफाइन किया गया है वो 1962 में, जिस समय हम चाइना के साथ युद्ध लड़े थे। तो पैसा के बेस पर जो गरीबी का डेफिनेशन दिया गया वो 1962 में, और कैलोरी के बेस पर जो दिया गया वो, ठीक है, जरा सा देखिएगा कैलोरी के बेस पर क्या डेफिनेशन दिया गया। तो देखिएगा, अपने देश के जनता को दो भागों में बांट दिया गया। ये कैलोरी के बेस वाला समझना ध्यान से। एक है शहरी जनता, शहरी जनसंख्या जो शहर में वास करती है, और दूसरा ग्रामीण। ग्रामीण समझते हैं? अर्बन और क्या? रूरल। ये अपने देश की पूरी आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, गांव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग। गांव में रहने वाला लोग, उसको गरीब माना जाएगा जिसको 2400 कैलोरी से कम, वैसा कोई भी ग्रामीण व्यक्ति जो 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। 2400 या 2400 से ज़्यादा जिसको मिल जा रहा है वो क्या है? अमीर है। तो 2400 से ज़्यादा वाला ठीक है और 2400 से नीचे वाला गरीब है। तो 2400 क्या है? एक लाइन है, इससे ऊपर वाले गरीब अमीर, इससे नीचे वाले गरीब। तो 2400 कैलोरी क्या हो गया? पॉवर्टी लाइन हो गया। नहीं समझे? ये तो लाइन ही हो गया ना, इसके ऊपर वाला अच्छा स्थिति में, इसके नीचे वाला बुरा स्थिति में, और 2400 वो लाइन है। नहीं समझे? तो गांव वालों के लिए कौन सा लाइन डिफाइन किया गया? 2400 कैलोरी नहीं। अच्छा, शहर वाला के लिए 2100 कैलोरी। शहर वाले लोगों को 2100 कैलोरी मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, कम मिल रहा है तो गरीब है। अच्छा, गांव वाले को ज़्यादा क्यों, शहर वाले को कम क्यों? क्योंकि गांव वाले लोग शारीरिक रूप से मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो उनको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, उनको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि खेत में जितना भी मेहनत करते हैं वो फिजिकल मेहनत करते हैं, और फिजिकली मेहनत में कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उनको एनर्जी भी कैसा चाहिए? फिजिकली चाहिए। इसलिए गांव वाले को 300 कैलोरी क्या रखा गया है? ज़्यादा रखा गया। नहीं
तो ये देखते हुए ऐसा भी देखेगा कि शहर के लोगों का डाइट कम होता है और गांव के लोग चबा चबा के 2 थाली खाते हैं। नहीं, हम लोग गांव वाले लोग हैं, नहीं थोड़ा सा में संतुष्टि नहीं होता, थोड़ा और ले आओ, थोड़ा और ले आओ। शहर वाले वो पूरा परिवार जितने में खा लें, अगर हम लोग 2 आदमी गांव वाले बैठ गए तो उसका पूरा परिवार का खाना खा जाए। नहीं, आराम से 17-18 रोटी तो कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। और क्या, नहीं तो सिचुएशन ऐसा कुछ है कि ग्रामीण वालों को कैलोरीज क्या होना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, वो फिजिकली थोड़ा सा लेबर करते हैं। और शहर वाले लोग नहीं, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। नहीं, बैठ के भी क्या करना है, तो दुकान खोल कर गद्दी पे ऐसे बैठे रहना है, दुकान चला रहे हैं, तो उनकी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाएगी ना, नहीं समझ लगता है। तो इनके लिए कैलोरीज कम डिसाइड किया गया है, इनके लिए ज़्यादा। तो जो शहर के लोग 2100 कैलोरी प्राप्त कर ले रहा है या उससे ज़्यादा, ठीक है, वो उसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला डेफिनेशन किस बेस पे बनाया गया, कैलोरी के बेस पर। कैलोरी के बेस पर मतलब समझ रहे हैं, गांव वाले 2400 कैलोरी गांव वालों के लिए वो लाइन है, और शहर वाले के लिए 2100 कैलोरी वो लाइन है। 2100 मिल रहा है तुम, ठीक है भाई, क्योंकि तुम फिजिकल वर्क करता भी नहीं है। इसको 2400 मिल रहा है, ठीक है। अगर 2100 गाँव वालों को मिल रहा हो तो गरीब है, और शहर वाला को 2400 मिल रहा हो तो अमीर है। समझ रहे हैं, ये कैलोरी के बेस पर डेफिनेशन बनाई गई, गरीबी रेखा तैयार की गई। कब, 1973-74 में। 62 में जो परिभाषा बनाई गई थी उस टाइम, वो पैसे के बेस पर बनाई गई थी। और उस समय क्या बेस किया गया था कि जो व्यक्ति 20 रुपया पर मंथ कमाता हो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। यानी 20 रुपया वो लाइन था महीने का। जो व्यक्ति 20 रुपया एक लाइन है, 20 रुपया से जो ज़्यादा कमा रहा है वो अमीर है, और जो 20 रुपये से कम कमा रहा है वो गरीब है। तो 20 रुपये एक पॉवर्टी लाइन था महीने का 1962 में, सबके लिए, चाहे तो गांव या शहर, सबके लिए। मौद्रिक सबको समान रूप से लिया है। तो 1962 में 20 रुपये का भी वैल्यू था। 1975-76 में सुनते हैं कि 35-40 रुपया सरकारी मास्टर को सैलरी मिलता था। हाँ, तो 1962 की परिभाषा है ये। इसको अब चेंज कर दिया गया। आप जानते हो अब चेंज कर दिया गया, इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया कि अभी भी सुन के आपको हंसी आएगा और आपको लगेगा कि ये तो बड़ा घटिया बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, सो देखिए। गांव के आदमी, जो आदमी डेली 26 रुपया खर्च कर पा रहा है खान पान पर, 26 रुपया डेली, 26 रुपया एक लाइन है, और शहर का 32 रुपया। शहरी आदमी जो 32 रुपया डेली खर्च कर रहा है खाने पे, और गांव के आदमी 26 रुपया अगर खर्च कर रहा है खाने पे, तो वो गरीब नहीं है। ये आज का परिभाषा है, आज का। तो अगर आपका 26 रुपया डेली दैनिक भोजन पर खर्च है, खाने पे पीने पे, तो आप गरीब नहीं हैं। और 32 रुपया अगर शहर का आदमी खर्च कर रहा हो खाने पीने पे, तो वो गरीब नहीं। इतनी महंगाई में सोचो 26 रुपया 32 रुपया आज भी डिसाइडेड है। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जिसको BPL का सर्टिफिकेट बनाना रहता है, नहीं, वो कहता है हमारे घर में 15 लोग हैं और महीने का कितना आता है, 2000 आता है। नहीं तो 15 PCI पहले निकालो तो एक आदमी पर कितना आ गया, 150 रुपया महीने का। तो डेली का कितना आया, 5 रुपया आ गया ना गरीबी में। नहीं समझे? तो अगर आपको अपने आप में गरीबी रेखा में दिखाना हो तो आपको ये साबित करना पड़ेगा, आप गांव से हैं तो, कि आपकी डेली का खर्चा जो खाने पीने पर है वो 26 रुपये से कम है। और 26 रुपये से ज़्यादा हो गया तो फिर तुम गरीबी में नहीं हो। ये लाइन है, लगता है आप लोग नहीं समझे। ये गरीबी रेखा है। और गरीबी रेखा में आने से क्या होता है, सरकार उसके लिए कुछ रियायत देती है, कुछ छूट देती है, नहीं, उसका लोग लाभ उठा के अपना ज़िंदगी क्या करते हैं, बोलो, चलाते। समझ रहे हैं? अच्छा, 2007 में एक और क्या था, URP। URP का मतलब समझ रहे हैं ना, MRP और क्या, MPI। URP मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पॉवर्टी। इसमें जानते हो क्या है कि मानव जो है, ये एक्चुअली ये दोनों कंसेप्ट, कौन दोनों, ये वाला, ये दोनों कंसेप्ट 2007 में संजीव रेड्डी के द्वारा तैयार किया गया। संजीव रेड्डी। दैट बोथ कंसेप्ट इज क्या बोलो, फ्रेम्ड बाय संजीव रेड्डी इन 2007, जिसमें URP और MRP। URP में क्या है, URP में है कि खाद्यान्न वस्तु पर, खाद्यान्न समझते हैं, हाँ,
खादान ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, क्या खाद्यान्न वस्तुओं पर कितना खर्च कर रहे हो? कितने दिनों में? 30 दिनों में। खाद्यान्न वस्तुओं पर 30 दिन में क्या खर्च। यूआरपी के अंदर में ये देखा जाएगा कि खाद्यान्न वस्तुओं पर 30 दिन में आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। और एमआरपी में देखा जाता है कि टिकाऊ वस्तु, मतलब खाद्यान्न वस्तु को छोड़कर, खाद्यान्न वस्तु में क्या है कि आज खाए 2 घंटे बाद पच जाएगा, तो खाद्यान्न वस्तु टिकाऊ वस्तु नहीं होता। अब जूता ले लिया तो वो 1 साल चलेगा, ये टिकाऊ वस्तु में आता है। चप्पल टिकाऊ वस्तु में आता है, कपड़े टिकाऊ वस्तु में आते हैं, ये आज पहना आज ही खत्म नहीं होता। घड़ी टिकाऊ वस्तु में आता है, मोबाइल फ़ोन टिकाऊ वस्तु में आता है। खाने पीने के वस्तु को अगर छोड़ दिया जाए तो खाने पीने के वस्तु टिकाऊ वस्तु में नहीं आते। तो यूआरपी में किसको शामिल किया जाता है? खाद्यान्न वस्तु को, जो टिकाऊ नहीं है। और इसमें किसको शामिल किया जाता है? टिकाऊ वस्तु को। तो टिकाऊ वस्तु पर 365 दिन में, क्योंकि टिकाऊ वस्तु डेली तो हम खरीदते नहीं, तो इसलिए साल में कैलकुलेट किया जाता है। टिकाऊ वस्तु पर 365 दिन में खर्च, आपने कितना खर्च किया है। और इसमें 5 तरह के वस्तुओं को शामिल किया जाता है। पहला नंबर जूता चप्पल, नहीं समझे? जूता चप्पल पर साल में आपने कितना खर्च किया? अरे नहीं समझ रहे हो। दूसरा क्या है? कपड़े पे आपने कितना खर्च किया? ये सब खाद्यान्न वस्तु, इसमें सब किस में आते हैं? टिकाऊ वस्तु। हाँ, कुछ लोग इसको खाते भी हैं, नहीं ऊपर वाला नहीं, लेकिन वे खाद्यान्न वस्तु नहीं, ये टिकाऊ वस्तु में आता है। नहीं, अच्छा कपड़े। तीसरा बोलो, तीसरा किस में? किराया समझते हैं? जैसे जो लोग शहर में रहते हैं लेकिन रहने वाले गांव के हैं तो वो रेंट पे करते हैं, तो साल में आपने कितना रेंट पे किया। और अगर आपका अपना घर है तो आवास मरम्मत में कितना खर्च हुआ। आवास मरम्मत समझते हैं? अपना घर है तो आवास मरम्मत पे साल में क्या खर्च है आपका, हाउस रिपेयरिंग में। और अगर आप रेंट पर हैं तो साल में आपने रेंट कितना चुकता किया है। तीसरा। चौथा जो है इसमें किया जाता है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ पर आपने कितना खर्च किया है और एजुकेशन पर आपने कितना खर्च किया है। और पांचवा में सभी को इकट्ठा डाल दिया गया अन्य वस्तु। अन्य वस्तु कौन सा वाला? टिकाऊ वाला। ये 5 ही को, ये 4 तो आपको क्लियर दिख रहा है, बाकी जो टिकाऊ चीज़ों में आप खर्च करते हैं उसको आप 5वां पॉइंट में सभी को डाल दीजिए समेट करके। तो 5वां जो है वो एक अपने आप में एक बैगेज है, इस बैगेज में बाकी सारे चीज़ों को आप डाल दें। नहीं, ये ऊपर से एक ले करके तो एक एक चीज़ का नाम लेकर डिफाइन किया हुआ है, ये वाला एक बहुत बड़ा बैगेज है। बस ये ध्यान दीजिए कि खाद्यान्न वस्तु को छोड़कर टिकाऊ वस्तु जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्टैंड, ये सब जो लेके आ रहे हो किस में चला जाएगा? अन्य वस्तुओं में। तो इस पर साल भर में आपने कितना रुपया खर्च किया है ये देखा जाता है किसके तहत? ये देखा जाता है एमआरपी के तहत। और यूआरपी के तहत देखा जाता है कि मंथ में आपने कितना खर्च किया है खाने पीने के सामान में। समझ रहे हैं? और ये दोनों कंसेप्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? संजीवन रेड्डी के द्वारा। कब? 2007 में। समझ रहे हैं? अगला वो है क्या है? यह है मिक्स्ड पॉवर्टी इंडेक्स। समझ रहे हैं? ये जो है वो यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया गया है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी जानते हैं ना, हमने पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, यूएनडीपी। इसके द्वारा तैयार किया गया 2010 में ये वाला कॉन्सेप्ट। इन 2010 में इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया है। किसको? एमपीआई को। एमपीआई मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। समझ रहे हैं? सबसे पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा जीवन निर्वाह स्तर। जीवन निर्वाह क्या स्तर? नहीं, अपने लाइफ को आप किस स्टैंडर्ड से कंडक्ट कर रहे हो। नहीं, कुछ लोग रिक्शा में भी सो रहे हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट में सो रहे हैं। तो आपने जो अपने लाइफ की टाइम निकाली है वो किस स्टैंडर्ड से निकाली है, ये इसमें आएगा। तीसरा में जीवन निर्वाह स्तर। देखो ये जो शिक्षा है ना, पहले समझना, ये जो शिक्षा है इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक क्या है?
नामांकन रेशियो, नामांकन अनुपात। इसका मतलब क्या है, 1000 बच्चे तो क्या, 1000 बच्चे का रजिस्टर पर नाम है, लेकिन उसमें से जा रहे हैं बच्चे कितने, 300 पढ़ने। तो कितने बच्चे की एडमिशन है, उसमें से कितने बच्चे स्कूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं इसमें शामिल होगा, बल्कि इसमें शामिल क्या होगा, हमारे देश में कितने बच्चे हैं जिसमें से कितने बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ है, और कितना ऐसा है जो स्कूल में एडमिशन ले करके लिया ही नहीं बल्कि वो बकरी और गाय चरा रहा है। तो हमने देखा कि 1000 बच्चे हैं जिसमें से 400 बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं, 600 बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे, उसका एडमिशन भी नहीं है। तो पहला पॉइंट शिक्षा में ये देखा जाता है कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और हमारे देश में एक्चुअल में कितने बच्चे हैं। नहीं समझे, हैं तो 1000 बच्चे मान लो, लेकिन स्कूल में एडमिशन 300 का मिल रहा है, तो ये 700 कहाँ गए, उनको ढूंढा जाए और ढूंढ करके उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तब तक काम कैसे करेंगे। इसलिए एमपीआई में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि कितने बच्चे अपने देश में हैं और उसमें से कितना रजिस्टर पर दिख रहा है। दूसरा शिक्षा में है क्या, स्कूलिंग बस। स्कूलिंग बस का यहाँ पर सेंस जानते हो क्या है, कि कितने बच्चे रियल में स्कूल जा रहे हैं, स्कूलिंग कितने लोग कर रहे हैं। अब इसमें 3 बच्चे हो गए कि नहीं, 3 कैटेगरी में बट गए। टोटल बच्चे कितने हैं, उसमें से एडमिशन कितने का हुआ है, उसमें से भी कितने आ रहे हैं। नहीं समझे, तो यहाँ पर कौन लोग हैं जिनका एडमिशन हुआ है और यहाँ पर कौन लोग हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं। तो शिक्षा का ये 2 पार्ट हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य का भी 2 पार्ट है। एक है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा समझाया था ना, अधिकतम जीने का आयु। जीवन प्रत्याशा, हमारे देश के लोग कितना लंबी जिंदगी जी रहे हैं। और दूसरा है शिशु मृत्यु दर। पहला क्या है बताओ, है जीवन प्रत्याशा, लाइफ इंडेक्स, कितना दिन तक हमारे देश की जनता जी रही है। और दूसरा क्या है, शिशु मृत्यु दर, यानी हमारे देश में अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें से कितने बच्चे हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दे रहे हैं। नहीं तो शिशु मृत्यु दर, ये दूसरा इसमें आता है। अच्छा, इसमें जीवन स्तर में इसको कितने भाग में बांटा गया है, 6 भाग में। ये 6 भाग को ओरली बोल देता हूँ। ईंधन, ईंधन समझते हैं, जैसे गैस वैस, ईंधन, बिजली, पीने वाला पानी, लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे क्या लिख दिया, ईंधन नहीं, फिर क्या, बिजली, पीने योग्य पानी, आवास, शौचालय, आवास, शौचालय, और छठा अन्य प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए बताओ, 10। 6 इसमें हो गए, 2 इसमें, 8 और 2 इसमें, टोटल कितने पॉइंट, 10। एमपीआई में टोटल 10 पॉइंट शामिल किए जाते हैं और 1 पॉइंट के लिए 10 नंबर दिया जाता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हैं के 100। टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए ना, और 1 सब्जेक्ट के लिए 10 पॉइंट, तो टोटल कितने, 100। इसको पॉइंट को भारांश बोला जाता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, भारांश का संख्या कितना है, 100। यानी इसकी वैल्यू जो है वो लाइज कहाँ से करेगा, 0 से लेके 100 के बीच में। समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही है वो देश के लिए उतना खराब है। समझ गए। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं बताओ, इन चीज़ों से क्या है बताओ, क्या है, वंचित है। तो अगर वैल्यू 99 आ रही है तो समझना कि वहाँ के मैक्सिमम लोग इन चीज़ों से वंचित हैं। अगर उसकी वैल्यू 50 आ रही है तो कम से कम वहाँ से ज़्यादा यहाँ की स्थिति ठीक है। किसी देश की भारांश कितनी आई है, 20 आई है, इसका मतलब उसकी स्थिति इन दोनों से भी ठीक है। कहीं की वैल्यू 1 आ गई तो उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो कंसेप्ट एमपीआई बनाया गया ये यूएनडीपी ने तैयार किया, लेकिन ये कंसेप्ट अमर्त्य सेन भारत का एक इकोनॉमिस्ट थे, उसी में से लगता है कि ये कॉपी किया गया है। तो अमर्त्य सेन द्वारा दिए गए कंसेप्ट के बेस में ये तैयार किया है किसने, यूएनडीपी ने 2010 में, जिसमें ये 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह। शिक्षा में कितने, 2 पार्ट, कौन कौन से, नामांकन और स्कूलिंग। समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, और जीवन निर्वाह स्तर में ईंधन, बिजली,
पानी, आवास, शौचालय और अन्य संपत्ति। जैसे कि मनोरंजन के साधन में टीवी हो गया, ये वो अन्य संपत्ति सारा उसमें डाल दीजिए। अगर जिसके पास ये चीज़ें हैं तो एमपीआई की वैल्यू उसकी क्या रहेगी? बहुत कम। एमपीआई की वैल्यू ज़्यादा आना मतलब ज़्यादा लोग इससे क्या है? वंचित हैं। उनकी स्थिति क्या है बताओ? उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ये जो हमारा टॉपिक है वो किसकी है?